हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 कॉमर्स पार्ट 3 मीन्स लेसन 3। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। मीन जो कंपनी के आर्थिक चिट्ठे होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने वीडियो में देखा था शेयर का मैंने 2-3 वीडियो आपको भेजा। उसके बाद जो दूसरा भाग था वो था डिवेंचर में भी मैंने आपको 2-3 वीडियो भेजे। एक उस डिवेंचर के थ्योरी का, ऋणपत्र के थ्योरी का, इसके बाद ऋणपत्र के जो न्यूमेरिकल के नियम होते हैं उसका भेजा। ऋणपत्रों के शोधन का जो नियम होता है उसका अलग वीडियो मैंने आपको भेजा। इस वीडियो में जो पार्ट 3 है मीन्स लेसन 3 भाग 3 के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो अकाउंट का तीसरा चैप्टर है, अकाउंट्स का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कंपनी का आर्थिक चिट्ठा मीन्स बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से आप देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भी 15-20 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको आगे भी ये चैप्टर हेल्प करेंगे किसी भी जॉब में, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट हो या किसी भी व्यापारी का बैलेंस शीट होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नेट प्रॉफिट, लायबिलिटीज या एसेट्स, इन सब की जानकारी हम किसी भी कंपनी के वार्षिक खाते से ही जान पाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बस बताऊंगा कि कंपनी का जो प्रारूप है कैसे आया, कहाँ से आया, मीन्स पहले कैसा था, अब कैसा है, प्रेजेंट टाइम में कंपनी के बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, इसके बारे में बस हम चर्चा करेंगे और कुछ थ्योरिकल पोर्शन इसके बारे में बताएंगे। ओके, इसका एक और वीडियो भेजा जाएगा इस चैप्टर में जिसमें पूरे कंपनी का फॉर्मेट रहेगा आपको, और उसी फॉर्मेट के बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना पड़ता है। कहने का ये मतलब है जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें जो आपको भेजा जाएगा फॉर्मेट, आप उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और जब कभी भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा करने के लिए पहले आँख बंद करके उस फॉर्मेट को आपको उतारना है, फिर वर्किंग नोट के थ्रू जो अमाउंट आएगा उसके सामने बस अमाउंट को आपको लिखना है। मीन्स हर कंडीशन में आपको कंपनी के फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा कि इसके लायबिलिटीज में क्या जाता है, इसके एसेट में क्या जाता है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है या एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाते हैं। तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग बस बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट मीन्स हर एक चैप्टर के 2-2 वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। एक में थ्योरिकल पोर्शन है तो एक में उसका फॉर्मेट और नियम है। जैसे डिवेंचर के 2 वीडियो थे, एक में थ्योरी था तो एक में नियम था, इसी तरह इसके भी 2 वीडियो होंगे। ये पहला वीडियो है कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट है 2013 के बाद से उसमें परिवर्तन किए गए हैं। आप 11th में भी पढ़े होंगे बैलेंस शीट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। मीन्स कोई भी व्यापारी अपने सकल लाभ तथा सकल हानि की जानकारी के लिए जो खाते तैयार करता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, तथा शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि की जानकारी के लिए जो खाता तैयार करता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं, तथा अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए मीन्स मेरे पास कितने संपत्ति हैं तथा कितने दायित्व हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करता है वो आर्थिक चिट्ठा आता है। और ये सभी किस में आते हैं? फाइनल अकाउंट्स में, मीन्स वार्षिक खाते में। अतः आप 11th में भी पढ़े होंगे कि वार्षिक खाते फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत 2 खाते मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक विवरण पत्र मीन्स बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो इसी तरह व्यापारी जैसे अपने लाभ हानि की जानकारी के लिए आर्थिक स्थिति के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसी तरह कंपनियां भी अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, अपने एप्रोप्रिएट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए खाते और विवरण तैयार करते हैं जो कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत आते हैं। तो 2013 के पहले जो कंपनी का फॉर्मेट था मीन्स बिफोर 2013 मीन्स 2013 के पहले
कंपनी भी व्यापारिक खाते मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा बनाती थी। इसके पहले आर्थिक चिट्ठे के पहले वो एक और खाते तैयार करते थे जिसके हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता कहते थे, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है कि लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। वो ग्रॉस प्रॉफिट हमको कहाँ से मिलता है? वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमको कहाँ से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। मीन्स किसी भी व्यापारिक वर्ग को आप देखेंगे तो यदि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने के पहले वो क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है और वही कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये तो व्यापारिक वर्ग के लिए हो गया। जो कंपनियां रहती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और खाता तैयार करती हैं, एक और खाते तैयार करती हैं, क्योंकि जो कंपनियां रहती हैं उनका जो शुद्ध लाभ होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट में से कुछ न कुछ संचय के रूप में रखती हैं, मीन्स रिजर्व के रूप में रखती हैं। कुछ डिविडेंड मीन्स शेयर होल्डर को डिविडेंड मीन्स लाभांश देने के लिए कुछ न कुछ राशियां निकालती हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कोई भी संचय हो या कोई डिविडेंड हो, इन सब को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नियोजित लाभ जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो ये तो तैयार होते थे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बना देते हैं, आंसर आ गया, चलिए ठीक है। लेकिन अब ये बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि 2013 तक ये फॉर्मेट था, 2013 तक फॉर्मेट था। अब जो नया चेंज हुआ है 2013 के बाद से वो आपके बुक में है, तो हमें जो नया है फॉर्मेट उस हिसाब से हमको पढ़ना है। अंतर मैंने आपको बस यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि दोनों में अंतर क्या है। 2013 के बाद से जो नया बैलेंस शीट बना है, कंपनी अधिनियम 2013 में जो कंपनी का बैलेंस शीट दिया गया है उसमें आपको केवल दो चीज़ें तैयार करनी है। एक आपको जो तैयार करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। मीन्स 2013 के बाद से आपको ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट इस सब की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल दो ही तैयार करने पड़ेंगे। एक तैयार करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें भी वही आइटम जाते हैं जो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाते थे, सॉरी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे। कहने का ये मतलब है कि ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, ये सब आइटम कहाँ जाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मीन जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते थे वे जाते थे, और जितने भी आय होती थी या ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसके क्रेडिट साइड में जाता था। तो सारे आइटम मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों को मिलाकर ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना है। ये आपको एक ट्रिक मैं समझा दे रहा हूँ, ऐसा कोई आपके बुक में नहीं लिखा है, ये एक ट्रिक है। आप कहेंगे कि सर जी 2013 के बाद से जो हमारे किताब में दिया, आप किताब में देखेंगे तो बहुत लेंदी में दिया है, लेकिन जो मैं आपको प्रारूप बताऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, आप उसी बेस पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके बुक में जो फॉर्मेट दिया है वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा है। चाहे कंपनी के बैलेंस शीट का हो, चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे, उसमें हर सारे हेडिंग बाई हेडिंग के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि इस हेडिंग में क्या क्या जाता है। तो आप जो वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया जाएगा उसको ध्यान से देखकर उतार के ही आप करेंगे, और उसका एक नोट्स भी आपको मैं भेजूंगा फॉर्मेट का। ओके, तो अभी आप इस वीडियो में समझे कि क्या कैसे होता है। मीन्स जैसे आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे अलग अलग, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही में बनेगा, लेकिन एक सिस्टम के तहत बनेगा, एक सिस्टम के तहत। वो सिस्टम क्या है
मीन्स जैसे आप इसमें ओपनिंग स्टॉक लेके जाते थे, क्लोजिंग स्टॉक लेके जाते थे, सब लेके जाते तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाता था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता था, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाता था। लेकिन वही इसमें जाएगा सब कुछ, लेकिन एक हेडिंग के अंतर्गत जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब उसमें हेडिंग रहेंगे। जैसे आप वेजेज ट्रेडिंग में लेके जाते थे, सैलरी कहाँ लेके जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये जब बनाएंगे तो इसमें आपको एक हेडिंग मिलेगा, उसमें एक हेडिंग है जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, इन सबको एक साथ जोड़ के लेकर जाएंगे, उसी के सामने लिख देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने अमाउंट लिख देंगे। आप कह सकते हैं कि 2013 के पहले जो फॉर्मेट था उससे सिंपल फॉर्मेट ये 2013 के बाद का है। अब जो फॉर्मेट आया है कंपनी के बैलेंस शीट का, मीन्स बहुत ही सिंपल है। इस चैप्टर का जो नाम है वो है कंपनी का वार्षिक खाते। इस चैप्टर का जो हम पार्ट 3 है उसका ये तो मान लीजिए हमने लिख दिए कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, इसके नीचे बना रहे हैं। लेकिन जो आप पढ़ेंगे ये किसके अंतर्गत सब आएंगे, कंपनी का वार्षिक खाता। वार्षिक खाता जैसे आपने पढ़ा था कम व्यापारिक खाता, वार्षिक खाते, अंतिम खाते। 11th में एक चैप्टर था अंतिम खाता। अंतिम खाते में आप लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, तो वो व्यापारी वर्ग के लिए था। कंपनी भी अपने वार्षिक खाते को तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। कंपनी भी अपने वार्षिक खाते को तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है, जिसके अंतर्गत 2 खाते आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मीन्स कहने का ये मतलब है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाते हैं, तो सबसे पहले 11th के बुक से आप ये रिवाइज कर लीजिएगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में या क्रेडिट में क्या जाता है, प्रॉफिट के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या जाते हैं। इन दोनों को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तब आप इसको आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि जो मैं प्रारूप बताऊंगा, प्रारूप में आपको जैसे परचेज स्टॉक इन ट्रेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, तो परचेज स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें वेजेज जाएगा, सैलरी जाएगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपका फॉर्मेट जाएगा, इससे पहले आप ये कोशिश करिएगा कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट में जो भी आइटम जाते हैं आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद जो इसमें दूसरा बनता है वो है कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, मीन्स बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। चैप्टर का जो नाम है वो है कंपनी का वार्षिक खाते, मीन्स कंपनी के फाइनल अकाउंट्स। ये आर्थिक चिट्ठा जो पहले 2013 के पहले बनते थे आर्थिक चिट्ठा, आप 11th में भी बनाए होंगे, तो उसमें 4 कॉलम रहते थे। कितने कॉलम रहते थे? 4 कॉलम रहते थे। मीन्स कह सकते हैं एक लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट और अमाउंट। मीन्स आप यही ना बनाते थे, ये क्या जाता था, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, और ये क्या जाता था, अमाउंट्स। लेकिन जो 2013 के बाद कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में परिवर्तन हुए हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें आपको 4 कॉलम नहीं बनाने होंगे, इसमें एक ही कॉलम पार्टिकुलर का रहता है। सबसे ऊपर जितने भी लायबिलिटीज के आइटम रहते हैं, जितने भी लायबिलिटीज में आइटम जाते हैं, सबसे पहले लायबिलिटीज के पूरे आइटम को सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद उसके अमाउंट को टोटल करके डबल कॉलम से बंद कर देंगे। फिर उसी के एक लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग डालेंगे एसेट। एसेट को पूरा लिखने के बाद उसके भी अमाउंट को जोड़कर डबल कॉलम से बंद कर देंगे। मीन्स लायबिलिटीज और एसेट दोनों कॉलम इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है। स्टूडेंट, इसके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम जाते हैं, एसेट में कौन कौन से आइटम जाते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स में एथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब जितने भी पूंजी हैं, पूंजी कैपिटल तो लायबिलिटीज में जाता ही है, लेकिन इसमें एथोराइज्ड रहेगा, सब्सक्राइब्ड रहेगा, इशूड रहेगा, पेड अप कैपिटल, ये सब जाएंगे।
कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी आप 11 में क्या करते थे, जितने भी लायबिलिटीज होते थे जहां मन करता था वहां पे आप लिख देते थे कैपिटल लायबिलिटीज में कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट या लेस नेट लॉस, उसके बाद रिजर्व सरप्लस मीन्स क्रेडिटर्स, आपको जो जहां मिलता था उसको लिखकर बस दोनों साइड को इक्वल कर देते। एसेट में जो फिक्स एसेट में जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डिप्रिसिएशन को लेस करके आप लिख देते थे। डेप्टर हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गया, लायबिलिटीज में प्रीपेड हो गया, एसेट में सबको लिख के ऐड कर देते थे। लेकिन वही आइटम सब कुछ इसी बैलेंस शीट में जाएगा। जितने भी आइटम लायबिलिटीज और एसेट के हैं वो सब कहाँ जाएंगे, इसी बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन बस वही बात है एक सिस्टम के तहत, जैसे ये स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया कि एक सिस्टम में कैसे कैसे जाएगा। उसमें पहले तो आप ट्रेडिंग बना देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस जहां मन करे वहां वेजेस डिप्रिसिएशन सब लिख के लेके आंसर ला देते थे। लेकिन इसमें एक प्रारूप है, उस प्रारूप के हेडिंग में और उस हेडिंग में कौन कौन से आइटम जाएंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो प्रारूप के अंतर्गत जो हेडिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो उसके आइटम है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने पूरा आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे मत दिए रहेंगे, तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में आप 11th में भी लगाए होंगे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा तो कौन बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट के कौन लायबिलिटीज में जाएगा तो कौन सा आइटम बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो छांटते हैं ना, जैसे परचेज है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिले, रिजर्व एंड सरप्लस ये कहाँ जाएगा, हाँ बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। प्रीपेड ये सर बताए थे कहाँ जाएगा, एसेट। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो आपको आइटम लिखवाए गए थे 11th में आप उसको अच्छे से पहले लर्न कर लीजिएगा कि प्रीपेड कहाँ जाता है, डेप्टर कहाँ जाता है, फर्नीचर कहाँ जाता है, मशीनरी कहाँ जाता है, रिजर्व कहाँ जाता है, क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग कहाँ जाते हैं। जाते तो सब बैलेंस शीट में, लेकिन लायबिलिटीज में जाते हैं कि एसेट में जाते हैं। ओके, तो जब आप इसको लर्न कर लोगे तब जो मैं आपको हेडिंग लिखाऊंगा, जैसे रिजर्व सरप्लस हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो इसमें सब आपको बताए जाएंगे कि अल्पकालीन लेनदार कौन है, दीर्घकालीन लेनदार कौन है, संचय कौन है, आधिक्य कौन है। मीन्स पूरा आपको प्रारूप बताया जाएगा और उसी प्रारूप के अंतर्गत आप सब आइटम को लिखेंगे। फॉर्मेट भी एकदम सिंपल रहेगा। सबसे ऊपर आप लायबिलिटीज को लिखेंगे, फिर जो आएगा अमाउंट को डबल कॉलम से बंद करके इसके नीचे एसेट डाल के एसेट को आइटम को लिख के बंद कर देंगे। एकदम सिंपल सा प्रारूप है। और इसके जो थ्योरी हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। कैसे पूछ सकता है कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे से आप क्या समझते हैं, या संपत्ति से आप क्या समझते हैं, संपत्ति कितने प्रकार की होती है। या तो पूछ सकता है कि दायित्व से आप क्या, जैसे पूछ सकता है दायित्व से आप क्या समझते हैं, दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्षयशील संपत्ति क्या है, नाशवान संपत्ति क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके थ्योरी को पूछ सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट से आप क्या समझते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट में कौन कौन से आइटम जाते हैं, परचेज स्टॉक इन ट्रेड में कौन कौन से आइटम जाते हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बस एक ट्रिक के रूप में समझाया है कि आखिर जो कंपनी का आर्थिक चिट्ठा होता है, सब लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रारूप एकदम उसके प्रारूप का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना आपका चाहिए। वो क्लियर मैं आपका कराऊंगा। मीन्स आपको एक प्रारूप बताऊंगा और वो प्रारूप आपका स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी होगा और वही प्रारूप आपके बैलेंस शीट का भी होगा, और आप उसी प्रारूप के बेस पे क्वेश्चन को लगाएंगे। प्रारूप आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप और बैलेंस शीट का दोनों का प्रारूप आपको पहले भेजूंगा, पहले नोट्स भेजूंगा। जब आपको ये वीडियो पहुंचेगा आपके पास मेरा, इस वीडियो के पहुंचने के बाद मैं आपको एक नोट्स भेजूंगा जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा प्रारूप रहेगा। उसमें जो जो मदें जाती हैं उसका आपको स्पष्टीकरण दिया जाएगा। फिर आपको बैलेंस शीट का पूरा प्रारूप दिया जाएगा और उसमें जो जो मदें जाती हैं उन मदों का पूरा हिंदी में स्पष्टीकरण रहेगा। 2 दिन तक आप उस प्रारूप को अच्छे से लर्न करेंगे, उसके स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक का जाएगा उसमें इसी प्रारूप के बारे में मैं व्याख्या करूंगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो 11th का है उससे आप लोग जो मद है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के आप अच्छे से पढ़िएगा, कौन लायबिलिटीज में जाता है, कौन एसेट में जाता है, इन सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो इस चैप्टर को पढ़ने में जो कंपनी का वार्षिक खाता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि 11th का भी मैंने आपको बता दिया कि 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, और इसमें अब भी 11th में यही प्रारूप चल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी में जो परिवर्तन हुए थे 2013 के पहले इसी बेस पे लगाते थे, में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, फिर लाभ हानि एप्रोप्रिएशन खाता, फिर आर्थिक चिट्ठा बनता था। लेकिन अब 2013 के बाद से कंपनी अधिनियम 2013 के बाद से परिवर्तन करके दो बन रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मीन्स कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मिला जुला रूप है, मीन्स दोनों के आइटम इसमें एक साथ लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के आइटम इसमें एक साथ लिखे जाते हैं और इसमें लायबिलिटीज और एसेट जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।